अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलमी मालूमात, जिसमें हम बैनुल अक़वामी उमूर और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बातचीत करते हैं अपने साथी सीनियर सहाफ़ी और मारूफ़ दानिश्वर जनाब सुहेब मरगूब साहब से। नाज़रीन, आपको पता है कि एक तो इशू बहुत 6-7 महीने से चल रहा है गज़ा की जंग का, जिस पे इसराइल जो है उसने बर्बरियत का मुज़ाहरा किया हुआ है और अब वो बिल्कुल जुनूब में गज़ा के मिस्र के बॉर्डर के साथ जो इलाका है रफ़ा का, वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और महदूद ज़मीनी ऑपरेशन यानी ज़मीन से भी फ़ौजी हमले कर रहा है। और वहाँ से आबादी जो है वो जो वहाँ पे पनाह ली थी शुमाली इलाकों से निकलकर जनूब में कि शायद इसराइल यहाँ नहीं आएगा, वो वहाँ से भाग रही है, वहाँ से दूसरे मुकामात की तरफ जा रही है। और मिस्र ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने फुल फ्लैज वहाँ पर अटैक किया गज़ा में ज़मीनी, तो उसके बहुत ही खौफनाक नताइज होंगे। लेकिन मिस्र की ये ज़ुबानी कलामी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, अमली तौर पे जो अरब ममालिक हैं वो फ़लस्तीनियों की कोई ख़ास मदद नहीं करते। वो छोटे मोटे पैसे दे देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। सिर्फ गीदड़ भपकियाँ को चंद लोग लगा देते हैं। अब ये देखना होगा, अमेरिका भी बहुत शिद्दत के साथ इसराइल पे ज़ोर दे रहा है कि आप रफ़ा पे अटैक ना करें, इससे आपकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा नहीं होगा, ना इससे हमास ख़त्म होगी जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन इसराइल जो है उसको बहुत कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका में उसकी लॉबी इतनी मजबूत है कि अमेरिकी सियासतदान कुछ भी कहें बिल आखिर वो उसका साथ ही देने पे मजबूर होते हैं। अमेरिकी रियासत जो है वो इसराइल जो है उनका एक सेटेलाइट है, उनका एक अड्डा है, जिससे वो पूरे अरब ममालिक को कंट्रोल करता है अमेरिका। तो अब देखना होगा कि अमेरिका में इतनी अवाम की लहर चल पड़ी है, अवाम जो है वो बहुत नाराज़ हैं कि जो अमेरिका ने हथियार दिए वो मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल में इस्तेमाल हुए। कहा अब ये प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है कि नहीं जी 35,000 लोग मरे नहीं हैं, उनकी तादाद कम है, ताकि अवाम में जो गुस्सा है उसको कम किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में और दूसरे यूरोपीय ममालिक में। तो वो उस गुस्से को कम करने के लिए, यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन जून के शुरू में आ रहे हैं, तो अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए अब जो है इस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि वहाँ पे जो हलाकतों की तादाद है वो उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। हालांकि ये बात गलत है, उससे कहीं ज़्यादा है। पूरा तो वो उन्होंने मलबा ही बना दिया है जिसको उठाने के लिए कई बरस चाहिए, 10-20 साल चाहिए उस मलबे को उठाने के लिए, और उसके अंदर बम मौजूद हैं, तो वो भी एक ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन हो सकता है। इसी तरह एक बड़ा इशू ये है कि हमारे गवादर के बिल्कुल करीब एक ईरान की बंदरगाह है चाबहार। हम तो आपको मालूम है नाजरीन के 1990 के वस्त से मैं एज ए रिपोर्टर ये सुनता आ रहा हूँ कि हम गवादर में बड़ी बंदरगाह बना रहे हैं और उससे पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम शोर ही मचाते रहते हैं, लेकिन वो काम होता नहीं है। अब फिर ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बड़ा शोर मचाया। सियासतदानों का काम ये है कि किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर इतना शोर मचाते हैं कि आवाम जो है ना उनको एक नई हौसला और उम्मीद मिले कि जी बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, जबकि होता नहीं है, सिर्फ आवाम को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि सन 95 से लेकर अब तक कोई तकरीबन 25-30 साल हो गए और गवादर का शोर है। आज तक वहाँ पानी तो हम पहुँचा नहीं सके और वहाँ के लोग जो हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, बदअमनी रहती है वहाँ पर। दूसरी तरफ ईरान ने चाबहार जो मंसूबा था गवादर के बिल्कुल करीब बंदरगाह का, वो शुरू किया, उसे मुकम्मल किया। इंडिया ने उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की। अब इंडिया ने, जैसे हमने गवादर को चीन को ठेके पे दे दिया है, ईरान ने इंडिया के साथ माहिदा कर लिया है कि इंडिया उसे ऑपरेट करेगा और उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा। और गवादर जो है, जैसे चाबहार है, वो वहाँ से गुजरात का फासला थोड़ा कम है, तो वहाँ से बहरी जहाज़ के ज़रिए इंडिया का माल जो है चाबहार में जाएगा। चाबहार से वो सारा सेंट्रल एशिया तक रेल लिंक है और ऊपर मास्को तक वो ट्रेड रूट बन जाएगा। तो इंडिया पहले हमारी मिन्नतें करता रहा कि हमें आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक रास्ता दे दो, हम उसमें उलझे रहे अपने मसाइल में और हम उसको सिक्योरिटी का इशू समझते रहे, जबकि ईरान ने जो है इस मौके को कैप्चर कर लिया और वो उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आ गए। तो ये दो बड़े मौज़ूआत हैं। उसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो आ गया है स्कैंडल एक कि पाकिस्तानियों ने कोई 12 साढ़े अरब डॉलर की बहुत बड़ी रकम है, यानी हज़ारों अरब रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है दुबई में और मुत्तहदा अरब इमारात में।
तो वो चाहे जायज़ पैसों से है या नाजायज़ पैसों से है, लेकिन है तो पाकिस्तानियों का पैसा। वही पैसा अगर पाकिस्तान में लगता तो कितनी मुल्क में तरक्की होती और हमारे मुल्क में जो लोग इस वक्त माशी मसाइल का शिकार हैं वो ना होते। तो इन सब मौज़ूआत पे हम सोहेब मरगूब साहब की राय जानेंगे। सोहेब साहब, शुरू करें इससे कि ये जो मामला चाबहार का है, इससे तो पाकिस्तान की जो गवादर की पोजीशन तो ऐसा ख़राब नहीं होती अगर हम गवादर को भी चाबहार से लिंक कर सकते हैं और गवादर अपने तौर पे एक कामयाब प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस इलाकाई जो सियासत उसमें और माशी जो जियो इकनॉमिक्स में? देखिए, जियो इकोनॉमिक्स से पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि अमेरिका जो हमारी एक छोटी सी पाइपलाइन है उस पर शोर कर रहा है, और अमेरिका एक अरसे से ये कहना चाह रहा था कि नहीं एक्सेस देंगे हम रूस को गर्म पानियों तक, जिसको वो समझता है कि ये जो ऑयल वेल्स हैं यहाँ तक। लेकिन इस पे अभी तक आपने को अमेरिका का बयान पढ़ा है? वो कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगेंगी अगर ये हुआ तो, वहाँ का बयान आया। बड़ा दबा हुआ, और अभी कहीं लेकिन उस पे जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा ये तंग नजरी पे मबनी है अमेरिका का। लेकिन इस पे कोई मूवमेंट नहीं अमेरिका के, ना कांग्रेस में, ना अपर हाउस में, ना लोअर हाउस में, और ना किसी सेनेटर ने कोई मूवमेंट किया। क्या वजह है? तो उसकी वजह ये है कि अमेरिका का ये ख्याल है कि ये किसी हद तक बैलेंस करेगा जो रशिया के खिलाफ चल रहा है ना, और हमारा गवादर के साथ जो मामला चल रहे हैं। एक तो इसमें अब उनका ख्याल है कि जो पाकिस्तान चीन के बहुत ज़्यादा करीब आया हुआ है, इसको वो थोड़ा सा बैलेंस कर देगा कि इसमें अपना हमारे ग्वादर को में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा। 250 किलोमीटर का ये है। अच्छा, डीप सी 250 किलोमीटर का फासला है ग्वादर और चाबहार में। अब और डीप सी जो जिसको कहते हैं ना समुंदर के साथ, वो एक ही इंडिया की वो ये जिसके एक चाबहार एक्चुअली 2 उसके अंदर पोर्ट्स बनेंगे। अच्छा, ये दोनों पोर्ट्स जो हैं वो अब जो आपने भी कहा बड़े उसमें कि ये जो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान टाइप सेंट्रल एशिया मॉस्को तक जाता है। एक तो इसमें अमेरिका का पुराना फलसफा बुलडोज हो रहा है कि हमने रूस को गर्म पानी तक नहीं जाने देना, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया किसी हद तक इस चीज़ पर कि ये चाइना को बैलेंस करेगा रीजन में। अब उनका ये ख्याल है बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है पुरानी हमारी खारजा पॉलिसी में जो इख्तियार की जाती है उस पर अमल पैरा है अमेरिका। तो अपने लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट देखता है ना, वो शॉर्ट टर्म तो देखता नहीं है। अच्छा, इंडिया को उसने वसीतर पस मंजर में जो चाइना को कंटेन कर लिया था उसमें तो निकाल दिया, लेकिन इसमें उसने रखा हुआ है। हालांकि अभी ये जैसे ये पूरा कॉरिडोर है, इसमें ये यहाँ तक एक्सेस नहीं है कि रूसी रियासतों तक जो है, ये आगे तक यूरोप तक जाएगा, यूरोप तक भी जाएगा। ईरान जुड़ा हुआ है तुर्की से, तुर्की जुड़ा हुआ है यूरोप से। तो ये एक लंबा चौड़ा कॉरिडोर बनेगा जिस पर अभी अमेरिका कुछ बोला नहीं वो जितना उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे तो रूस को पूरे यूरोप तक एक्सेस मिल जाएगी, इंडिया को भी। इंडिया पे तो अमेरिका को शॉर्ट रूट हो जाएगा। इंडिया का तो कोई इतराज ऐसा है नहीं ना अमेरिका को, वो तो उनके ख्याल में ठीक मुल्क है। तो रशिया फिलहाल तो वो एक हद तक रशिया को बैलेंस भी कर रहा है, लेकिन इंडिया को बोलता भी है कि आप रशिया के खिलाफ। अच्छा, अब ट्रेड पे अगर हम आए तो हमारी जो डेवलपमेंट ग्वादर में है वो बहुत सुस्त है, जैसे आपने भी कहा वो इतनी सुस्त है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे जो सी पैक है उसमें क्या आगे डेवलपमेंट होनी है। हमारे पास पैसे उनको लोन देने के लिए नहीं है। इंडिया जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक्चुअली ईरान का तो परसेप्शन था 1970 से। हम इतने ढीले क्यों हैं? हम विटामिन की गोलियां खाने की नहीं, हम ढीले नहीं हैं, हम कुछ ये वाली कमजोरियां हैं। मतलब खुद खा पी जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ना, कुछ कौमी मुफाद को नहीं सोचते। मैं अफराद खा पी जाते हैं, ये होता है चक्कर ना। पैसे तो लगते हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं लग रहे। अब देखना इंडिया आधे कौम पे लगा दें। इंडिया ने 10 अरब डॉलर में जितनी डेवलपमेंट करनी है, हमने उतनी 100 अरब डॉलर में भी नहीं करनी। ये फैक्ट है। ईमानदार क्यों है? तो हम हैं बहरहाल ना, कुछ नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, मुसलमान नहीं। खैर, इसका नमाज रोजा से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमने जो मुसलमान हैं, हम तो ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। हमारी जो एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है अपने लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रियासत एक फ्लॉप है कहानी। हम रियासत को बेसिक जो नीड्स हैं हमारे अवाम की उसमें समझते हैं, अक्सर ये समझती है कि रियासत उसमें बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई है। वो ना सेहत की कोई फैसिलिटी दे सकती है, ना एजुकेशन कार्ड ही बंद कर दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दे सकती वो। तो इसलिए लोग इनसिक्योर होकर रियासत की तरफ से देखते हैं अपनी तरफ।
और वो वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट। और फिर वो प्रोजेक्ट की तरफ देखे थे कहाँ से मैं पैसे निकालूं और अपने बच्चों को सिक्योर कर लूं। देखिए अमेरिका में बिल गेट टाइप लोग जो हैं वो अपना मेजर पोर्शन जो है वो अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबल समझ के तो वो इदारों को दे देते हैं। पाकिस्तान में आपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खाना है उसको कभी पूरा होते देखा है? नहीं, आम लोग तो खैरात करते हैं। नहीं, मैं तो रियासत नहीं, मैं तो उन लोगों की कह रहा हूँ जो मल्टी बिलियनियर और बिलियनियर है। प्रॉब्लम तो बिलियनियर्स का है ना। प्रॉब्लम पाकिस्तान में प्रॉब्लम अरबपति, खरबपति और इनसे नीचे के करोड़पतियों से ऊपर के लोगों का, मेरा आपका तो है ही नहीं। हम तो रास्ते में देखते हैं कोई मुस्तक बैठा है तो उसको अपनी पसली के मुताबिक 10-20 रुपए दे देते हैं। हाँ, पसली के मुताबिक हो सकता है 10 से ज़्यादा ही हो, लेकिन पसली के मुताबिक दे देते हैं। तो वो नहीं देते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ टैक्स चोरी का एक हथियार बन गया है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कहता हूँ ख़त्म कर देना चाहिए। फाउंडेशन एजुकेशन में आई, टैक्स चोरी का एक इतवार बाजार खुल गया। 236 सेक्शन FBI की टैक्स चोरी का एक हथियार बन गया। वो क्या है? देखिए वो ये कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई इदारा बना के फर्स्ट करने को हॉस्पिटल बनाया, उसमें जितना पैसा खर्च किया आपने इस मद में फ्री ट्रीटमेंट में, वो टैक्स फ्री होगा। हमारे इदारे ये कह रहे हैं कि जितना भी उन्होंने उसमें पैसा खर्च किया वो सारा टैक्स फ्री करा लिया। और उसके बाद इसका जो ऑडिट होना चाहिए था वो नहीं किया। वो हमारे बहरहाल एक लंबी कहानी है इस पर, उसमें अगर आपने बात की तो दुबई लीक्स पे आएंगे इसमें। लेकिन अब भी देखें इससे पूरे वेस्ट को भी नज़र आ रहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड तो वेस्ट भी करना चाहता है, क्योंकि वो उनकी 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, जितनी तो पूरी यूरोप की आबादी। क्योंकि यूक्रेन जो पहले मिडिल क्लास की जरूरतें पूरी कर रहा था वो तबाह हो गया, तो वहाँ डब्ल्यूटी भी महंगी होगी, एनर्जी भी महंगी होगी, सारी चीज़ें। तो उनका ख्याल ये कि अब अच्छा चाइना के साथ करके जो कंज्यूमर आइटम्स थे, जब अमेरिका चाइना के साथ हालत जंग में गया तो वहाँ मैंने जब देखा तो उनसे पूछा जी वो लाइट ये जो बिजली बंद हो जाए, उसने कहा चाइना से नहीं आई। हमने कहा फलानी चीज़, उसने कहा चाइना से कंसाइनमेंट नहीं आई। हमने कहा फलानी चीज़, चाइना से कंसाइनमेंट नहीं आई। तो कोल्ड वॉर से पहले पहले की जो सिचुएशन थी उसमें हर चीज़ उनकी जो डेली यूजेज की थी वो चाइना से आते थे। इवन कमीज़ें भी, शर्ट्स थी, सारी ट्राउजर चाइना से आते थे, क्योंकि अमेरिका तो महंगी कमोडिटी बनाता है। तो अब इस ज़रूरत को इंडिया पूरी करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी मार्केट बन सकता है। अभी तो इंडिया ने चूँकि खोला नहीं ना, मनमोहन ने उसको खोलना शुरू किया था, 10 साल रहे, उसके बाद आके इन्होंने फिर बंद करना शुरू कर दिया RSS के दबाव में आके कि जी इंडिया फर्स्ट और हम उसको यूरोप को घुसने नहीं देंगे। लेकिन अब बहरहाल ना उन्होंने इनको ओपन करना शुरू किया। उम्मीद तो है ना वेस्टर्न मंडियों को। चाह बहार कोई जल्दी यानी अभी वहाँ शुरू हो गए हैं शिप्स वगैरह आने? देखें ट्रांसपोर्ट तो गंदम की वहाँ 1990 की दहाई में भी, जब इंडिया से जब पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया जिसका आपने जिक्र किया, तो चाहबार से अफगानिस्तान भेजी गई थी 1 लाख मीट्रिक टन पहले कंसाइनमेंट में। तो ट्रांसपोर्ट वहाँ से हो सकती है। अब तो जैसे देखें रास्ते तो बने हुए हैं ना, उनको रिफाइन करना है, कारपेटेड करना है, रोड्स को कारपेटेड करना है। रास्ता तो हमारे CPEC के भी सारे बने हुए हैं जहाँ पे सड़कें बननी हैं, उनको पक्का करना है, उस पर पैसे खर्च होने हैं, उसको गाड़ियों के चलने के काबिल। देखें ना मोटरवे तो कराची से लेके पेशावर तक है, सिर्फ सखर का छोटा सा एक वो टुकड़ा रह गया। लेकिन ये कि हमारा गवादर की भी सड़क बनी हुई है बहुत अच्छी, गवादर से लेके कराची तक जो साहिली सड़क है, लेकिन गवादर के अंदर कोई डेवलपमेंट जो है ना वो कोई 25-30 साल हो गए हैं, वो बस वो कछुए की चाल से चल रही है। वो क्या देखें गवादर का जो पूछने वाले इंटरनल डेवलपमेंट का इशू है ना, पहले तो वहाँ प्लेन नहीं जाता था। आपने टिकट उनकी फलां शहर में जाके बुक करानी है। यहाँ से आप गवादर जाने के जाएंगे कराची में जाके आप उस पर रहेंगे टेंटेटिव कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये हालत थी। अब खैर बुकिंग उसकी थोड़ी सी बेहतर हो गया, बुकिंग का निज़ाम। अच्छा वहाँ जाता था फोकर, अब एक सहराई समुद्री इलाके के मौसम की प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकती, वहाँ वो झटके खाता है। अच्छा वो जनाब यूं ही हुआ, एक प्लेन उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी गए हुए थे। इन्होंने जहाज के अंदर अल्लाह ताला के हुजूर झुके, जब जहाज 2 झटके खाता है तो सबको याद आ जाता है, तब सबको झुका भी देता है। तो जब झटके खाए तो उन्होंने कराची की सरजमीन पे उतर के कान पकड़े कि हम आइंदा नहीं आएंगे। बड़े इन्वेस्टर भी थे, उनमें नामी ग्रामी डॉक्टर भी थे, नामी ग्रामी लोग भी थे। वो ज़ाहिर है ग्वादर में उस वक्त इन्वेस्टमेंट भी दबा के हो रही थी। 15-20 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, CPEC का जब शोर हुआ तो उस वक्त ये शुरू हुआ। और बड़े कारीगर लोगों ने प्लॉट बेच दिया। अच्छा प्लॉट वहाँ पे किन्होंने लिए, साबिक गुजरा ने, उन्होंने ले के, अच्छा इसमें मर्डर भी हुए।
बहुत से लोग इस्लामाबाद में 2-3 लोग मरे हुए जिन्होंने बड़ी ज़मीनें परचेज की हुई थी। तो हमने ग्वादर को लिया प्रॉपर्टी के तौर पे कि ये एक हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज, जैसे फाइलें बिक गई, फाइलें आगे फाइलें बिक गई। मतलब हमें जमीन की भूख है, हाँ, सनत नहीं लगानी, जमीन की नहीं है, पैसे की हवस है, हवस है, पैसे की हवस है। तिजारत से भी तो कमाया जा सकता है ना। वो पोर्ट चलेगी, जैसे कराची पोर्ट चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी तो उसमें भी पैसा, उसमें तो मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। तो हमने तो माफिया बना के हम तो 1 मिनट में पैसा खींच के इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी के। अब देखें ना, प्रॉपर्टी का बेसिक असूल है कि आप वहां पे खरीदें जहां आपकी रसाई हो। अब जहां आपकी रसाई नहीं है, ग्वादर जाने के लिए देखें खुदा ना खास्ता प्लॉट का कोई रोला पड़ गया है, हाँ, वो तो आपका आने जाने का इतना खर्चा होगा, इतने का 2 दफा आप आएंगे जाएंगे, कराची का प्लेन का टिकट लेंगे, 2 दफा आने जाने में आपका काम तमाम हो जाएगा। तो बेहतर है आप प्लॉट सरेंडर कर दें। इसलिए मतलब लोगों को अभी वहाँ बदअमनी भी तो हो गई ना, इतने टेररिज्म भी शुरू हो गया, लोकल लोग मुतमईन नहीं है, उनके फिश ट्रॉलर जो हैं वो सारी फिश उठा के ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर आते हैं, ज़मीन तक से फिश खींच के ले जाते हैं, वहाँ के वजीर रिश्वत खाते हैं और वो फिर रो रहे हैं, वो बेरोजगार। भाई आप मुकामी लोगों को पहले सहूलत देना। एक लतीफ़ा ही सुना दे, तो जब आपने फिश का कहा है तो लतीफ़ा भी सुन ले, सच्चा वाक़या लेकिन लतीफ़ा ही है। गवर्नमेंट ने पोर्ट पर एक अच्छा खासा रकबा दिया, वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक पार्टी को कि आप इस पे एक बड़ी आला किस्म की जो मछलियाँ हैं और फिश फार्म बनाएं और शर्म चाहिए, वो सारी चीज़ें शिनुदा उगाएं, वो सारी उगाएं, कह रहे वो अफजाइश करें, अफजाइश करें और एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स दे दें। सही है। अच्छा, बंदे ने पैसे जमा करा दिए, अब वो कब्जा लेने जा रहा है, कई साल तक कब्जे के चक्कर में लगा रहा, पता लगा कि ये तो मिल्कियत है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, फेडरल गवादर का ये वाला एरिया है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रेंट आउट कर दिया ABC को, ये फेडरल हुकूमत, हाँ, ये मिल्कियत है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा उसके पास चले जाओ। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट को नजर आया बंदा कड़िक्की में आ गया, इसको जरा ठीक तरीके से फंसाते हैं, और जहाँ पहले फंसा था कुछ वहां फंसा, कुछ यहाँ फंस जाए, इसका दूध धोते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि ये जो थोड़ा सा एरिया लिया आप पूरा ले लो। तो पूरा लेने के लिए हम दोबारा टेंडर कर देते हैं, वो दोबारा टेंडर हो गया, वो फिर फंस गया। नहीं, उसने ले लिया टेंडर, कोई और तो इस शोबे में था नहीं ना, वो वहाँ का एक अच्छा खासा तजर्बाकार आदमी था, तो ज़ाहिर है हम आप जैसे तो नहीं आ सकते, तो उसको दोबारा टेंडरिंग में मिल गया। अच्छा, जब टेंडर दोबारा हो गया तो मीनवाइल इसमें 7-8 साल निकल गए। ओह माय गॉड। 7-8 साल निकलने के बाद हमारा एक इदारा है जिसकी वीकनेस की वजह से पैसा स्मगल हुआ बैरून मुल्क, तो उसने जनाब उसको टैक्स इवेजन का नोटिस भेज दिया उस बंदे को कि आप इतने असेसेस को ऑपरेट कर रहे हो तो आपने अभी तक टके का टैक्स नहीं दिया, तो काम ही शुरू नहीं किया था। हाँ, तो ये उनको नजर भी आ रहा था ना, तो उन्होंने बगैर किसी फाइल वर्क के ABC को यूं करके देखा और उनको कई करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन का नोटिस भेज दिया। अब वो बेचारा का भीतर भाग रहा है, फिर भाग, इसमें भी कई साल, तो पाकिस्तान की ऐसी, इसमें भी कई साल निकल गए। फिर वो आया फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के पास, इन्होंने कहा जब ना उसके पास ABC ये कुछ भी नहीं है तो आप किस चीज़ में लगे हुए हो, तो वो फिर जाके मामला रिजॉल्व हुआ। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वक्फे के बाद दोबारा करते हैं। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, फिर अपनी बात। वक्फे पे जाने से पहले बहुत दिलचस्प बातें सोहेब मरगूब बता रहे थे कि किस तरह गवादर में तरक्की के अमल को रोका गया और जो लोग वहाँ कारोबार करना चाहते हैं उन्हें मुख्तलिफ इदारे किस तरह ज़लील व रुस्वा करते हैं। और ये हाल पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में है, लेकिन गवादर पे तो हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि यहाँ से तिजारत होगी अरबों खरबों रुपए की, फिर उससे हुकूमत को टैक्स मिलेगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, कराची की तरह का एक नया शहर बनेगा। 30 साल हो गए हम उसके ऊपर पीट रहे हैं गवादर, लेकिन हुआ कुछ नहीं ख़ास। थोड़ा बहुत काम हुआ है चीनी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन जो हमारी तवक्को थी वैसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने चाबहार को बहुत तेज़ी से, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, उनकी भी पोर्ट उसी जगह पर है और गवादर एक गहरे समंदर की पोर्ट है, यानी वहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज़ जो बहुत गहरे होते हैं, जो नीचे जिनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आजकल जो मॉडर्न बहरी जहाज़ हैं कार्गो के, उनका साइज़ बड़ा है और वो नीचे से बहुत नीचे जो समंदर की सरफेस है उससे वो टकराए नहीं, ऐसी पोर्ट होनी चाहिए। तो ऐसी पोर्ट जो है गवादर है, जो कि कराची नहीं है। तो ये जो डीप सी पोर्ट है उसका बहुत फ़ायदा है और पूरा जो यानी रशिया, सेंट्रल एशिया, हत्ता कि इंडिया भी उससे फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन हमने उसमें सुस्ती दिखाई और हमारे जो मसाइल हैं हम उसमें उलझे रहे
और जो मिला है वो इंडिया और ईरान लूट के ले गए चाबहार में। अभी भी कोशिश हमें करनी चाहिए कि मामलात बेहतर हों। तो इसी तरह यही जो करप्शन है और यही जो हमारी मिस मैनेजमेंट है, बैड मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, और जो हमारी इजी मनी कि जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं रातों रात कुछ काम किए बगैर, इसी का एक शाखसाना जो है वो हमें प्रॉपर्टी के मामलात में मिलता है। दुबई लीक्स जो ही हैं कि $12.5 अरब की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियाँ मुत्तहदा अरब इमारात में हैं। तो साहिब साहब ये कुछ तो डिक्लेयर्ड हैं, कुछ अनडिक्लेयर्ड हैं। बदनाम तो ज़्यादा सियासतदान और सरकारी अफसर हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत पैसा वहाँ पार्क किया हुआ है, पाकिस्तान से कमा के तो वहाँ पे लगा देते हैं। एक तो टैक्स चोरी का पैसा है बहुत ज़्यादा जो वो छुपाना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। दूसरे कुछ उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि फिर ये अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, यानी एक चीज़ मंगाते हैं $2 अरब की, शो करते हैं $1 अरब, और कुछ ओवर इनवाइसिंग करते हैं, नहीं एक्सपोर्ट की है $1 अरब की, शो करते हैं $2 अरब की, ताकि यहाँ पे ज़्यादा हुकूमत से टैक्स ले सकें। रिबेट होता है ना एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये हम बहुत ही बाकिरदार लोग हैं। ये जो प्रॉपर्टियाँ निकली हैं इसके ऊपर क्या आपका तबसरा है? इससे क्या जाहिर होता है? कुछ मुझे तो नहीं लगता कि इसका कुछ बनेगा, ये बस ऐसे ही शोर शराबा रहेगा, फिर मट्टी पे आ जाएगी इस पर। शुक्रिया। देखिए बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टियां बरामद हुई हैं ये कोई नई नहीं हुई, ये हमें आज नहीं पता लगा कि प्रॉपर्टियां बरामद हुई हैं। इस पर अक्टूबर 2023 में भी ये मामला मज़े पे, और ये शुरू हुआ 2011 में जब बड़ा आया, और उसके बाद 1-2 साल बाद अवारी में बाकायदा नीलामी हुई, बाकायदा लोग इकट्ठे हुए, FBI ने उस पर एक्शन लिया, लोगों को नोटिस भेजे गए, और जब लोगों को नोटिस भेजे गए तो लोगों ने आगे, वो तो FBI इसलिए भेजती है ना कि सानू भी लाओ, नहीं नहीं वो अच्छा अगलों ने एड्रेस क्या लिखा हुआ था? एड्रेस ये लिखा हुआ था कि अब घर आपका है, नाम मेरा लिखा हुआ है, अदम पता पे खत वापस आ गया FBI के। अब FBI ने आगे कुछ मैन पावर का मामला होगा, कुछ और मामला होगा, तो उन्होंने इसको केस को परसू नहीं किया। साबिक चेयरमैन FBI के एक हैं, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि $200 अरब की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है बैरून मुल्क। सिर्फ दुबई नहीं बल्कि और इलाकों में 9-10 अरब डॉलर के स्विट्जरलैंड थे। इसको तो सरदार भी कोर्ट करते रहे हैं। नहीं वो नाम बताया तो और शुरू हो जाएगा रोला वोला। मतलब तो रिपोर्ट दी ना, उन्हीं को दी थी ये रिपोर्ट, सरदार को दी थी, उन्हीं को दी थी रिपोर्ट के भाई आप पढ़ लो। अब वो रिपोर्ट तुम्हारे पढ़ता कोई नहीं है। अच्छा उसके बाद इस पे काम अवेलेबल है ऑनलाइन? नहीं अवेलेबल कहीं नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कहीं ना कहीं होगी क्योंकि ज्यादा पुरानी तो रिपोर्ट नहीं है वो। अच्छा उसके बाद जब शब्बर रज़ी साहब बने चेयरमैन FBI तो उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन जारी की। उन्होंने कहा नहीं $200 अरब नहीं है, ये $120 अरब है। चलें 120 भी ऑफ द अमाउंट है हमारा टोटल जो बैरूनी कर्जा है वो 120-22 126-27 के करीब है। चले अब इतना हो गया तो, और अभी बढ़ भी रहा है, अभी तो हम जब IMF से मिलेगा तो 132 पे पहुंच जाएंगे तो 132 पे खड़े होंगे। तो अब तो हम अपनी तबाही पे बस हंस ही सकते हैं, कितना रोएं। अच्छा अब मसला ये है कि देखें ये जब पैसा बाहर फ्लाई करके गया, हाँ तो कहते हैं लॉन्चों में गया, कोई मॉडल गर्ल्स ले जाती रही। हमारे इदारे कहाँ थे? वो तो मॉडल गर्ल्स के अलावा बाकी सारे मर गए ना, इसलिए इस तरफ तो हम नहीं आएंगे, बाकी सारे मर गए ना तो नहीं आएंगे हम इस तरफ। लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन है कि टैक्स इवेजन की रीजन, वो मॉडल गर्ल्स को पकड़ने वाले मर भी जाते हैं बेचारे, वो इतनी खूबसूरत होती हैं, देख के ही मर जाते हैं। वो ज़ाहिर दिल की धड़कन तेज हुई तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक हो गया तो खत्म हो गया। यही वजह बताएगी ना हार्ट अटैक हुआ तो, क्योंकि दिल तो बंद ही होता है सबसे पहले जब बंदे ने मरना होता है तो दिल ही बंद होता है, दिल बैठते हैं, वैसे कैसे बंद होता है, मरता है। तो अब इसमें यह देखें कि यहाँ पे टैक्स इवेजन के खाने बहुत है। आप अगर जो ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट है, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2020, 21, 22, 23 हर एक में हमारा तस्करा है। अच्छा उन्होंने मतलब किसी चीज में हम आलमी शोहरत याफ्ता है। हाँ उसमें उन्होंने हमें हमारा जिक्र किया, और एक रिपोर्ट में तो उन्होंने $19 अरब का कहा है इस एरिया में। अच्छा चलें 120 से 19 आ गया। नहीं एशियन कंट्रीज में है। अच्छा एशियन कंट्रीज में तो एशियन मीन्स उन्होंने ये कहा कि एक तो दुबई हब बन गया। अच्छा दुबई का नाम जो है ना वो फैटफ ने कई साल तक उसमें डाले रखा, कई साल तक रहा लेकिन फिर निकल भी गया। अच्छा दुबई वालों को तो हमें दुआ देनी चाहिए कि पाकिस्तान ने उनकी इतनी खिदमत की है उनके अमीर होने में।
हाँ हाँ, वो तो सहरा को खरीदते रहे। व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है ना। अच्छा, क्या क्या चल रहा है? अमीर ने कहा है कि जी पाकिस्तानी को सलूट करते इन्होंने हमारी मैशत को डूबने से बचा लिया। तो बचाया तो है, सखी लोग। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि जितने में इन्होंने वहाँ पे फ्लैट फ्लूट छोटे मोटे खरीदे, आपके उसी पैसों में वो पूरे के पूरे एरियाज परचेज कर सकते थे, किसी और जगह पे अच्छी पोजीशन में जा सकते थे, इंडस्ट्री। अच्छा, इस 11 अरब 12.5 अरब डॉलर से जो आज नहीं गया, ये तो अरसा दराज से जा रहा है। अच्छा, वहाँ से आ भी रहा है। आप यकीन करें, एक ग्रुप ने दुबई से 4.5 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। 4.5 अरब डॉलर रुपया। अच्छा, और हाँ, मतलब डॉलर्स के हिसाब से। और उस आदमी का दुबई में कोई रिश्तेदार नहीं था। अब ये पैसा एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो करने के लिए ह्यूज मनी की जरूरत थी, तो एक बंदा कहीं पैसा यहाँ से लेके, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो सके कि ये कहाँ से आया है, ब्लैक मनी। इस पे एक मीडिया को पता, तो उसने खबरें चलाई। फिर जब मीडिया बन गया तो खबरें बंद हो गई, क्योंकि मीडिया भाईचारा आपस में कायम रखता है, वो फिर आपस में मुक्का भी हो जाता है। तो वो ये चीज़ें जो है ना, पैसा बाहर से आता भी है, वो इस तरह से आता है कि उस पर टैक्स इवेजन हो जाती है कि बाहर से आ गया जी, और यहाँ से जाता है तो उन जराए से जाता है। अब भी देखें, नोट जब जा रहे होते हैं ना, अगर हैंड कैरेज में गए हैं, हैंड बैगेज में गए हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैंक टाइप, जैसे कोई वैक्यूम्स है ना, उस तरह से होते हैं। क्या मतलब? तो क्योंकि सॉलिड नहीं होते ना। हाँ। अब ये मोबाइल है, इसका एक फ्रेम सा बन जाएगा, उसमें आ जाएगा कि फ्रेम्स है। अब कागज आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक फोकट से लगेगा, एक बैग जो खाली है अंदर से। ग्रेश एक स्क्रीनिंग जब होगी, ग्रेश चीज बन जाएगी, तो लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, या क्या चीज़ है इसके अंदर, उनको पता लग जाता है। तो ये अगर यहाँ से गया है तो उसमें एक तो वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कस्टम वगैरह के, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा, अब आप देखें कि एक रिपोर्ट आई कि $5 लाख अफगानिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के पास सोर्स जो डॉलर का है वो क्या है? पाकिस्तान है, इसलिए उनकी करेंसी मजबूत है। वो सारा जो जरिए मुबादला का बोझ है हम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। रूस तो उसको डॉलर नहीं दे रहा ना, हम ही दे रहे हैं ना, रूस डॉलर दे रहा है। गालियां भी हमें पड़ती। हाँ, तो अभी एक मजे की बात बताऊं, एक कुछ जाली किस्म का लेटर बना लिया, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने अपलोड किया है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने एक लीडर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया है, जिसमें पाकिस्तान की एक शख्सियत का नाम है कि हम तुम्हें सलूट करते हैं, और है कि पाकिस्तान के तालिबान जो हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो मतलब ये सोसाइटी में गलत फहमियाँ फैलाने के लिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली हमें अपने बॉर्डर के सिक्योर करना चाहिए कि पैसा जाने ना पाए। फरिश्ते लाएं, फरिश्ते भी हैं, इदारों में भी हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, तो 2 फरिश्तों का तो मैं तो नहीं चाहता कि मुझे हार्ट अटैक 2 फरिश्तों का तो मुझे पता है, अब तीसरे का ढूंढ लें। आप देखें ना, जब 80-90% लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो मेरा 34 साल से मैं सहाफ़त में हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सरकारी इदारों में 80-90% लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो करप्शन कर सकते हैं। बाज़ तो ऐसे उदों पे ना बेचारे कर ही नहीं सकते, तो वो ईमानदार हैं ज़बरदस्ती के। अच्छा, बाज़ थोड़ा खाते हैं, बाज़ दरमियाना खाते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अब जब ये सूरत हाल हो तो कैसे कंट्रोल हो बॉर्डर? नहीं, देखें, रूल्स ऐसे बने हुए ना, आपने कहा कि ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग, ये बहुत बड़े इशूज थे किसी ज़माने में। अच्छा, अब आ गया HS कोड के बायर ने लिखा कि जी ये क्वांटिटी है, ये HS कोड है, इसका ये क्वालिटी है। अब उसमें कर नहीं सकते। एक ज़माने में रूल था कि जी आपने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई, आपने उस पर इतना अपना रिफंड क्लेम किया और उसको खुद ही एडजस्ट करवा लिया। इस पे 39 अरब रुपए का घपला आया, जो मतलब अनअकाउंटेड चला गया, यानी उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई कि ये एडजस्टमेंट सही थी कि गलत थी। जो चाइना से इंपोर्ट हो रही है तकरीबन 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की है, 30 के करीब है, लेकिन मुझे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो कहते हैं कि ये 8-10 अरब डॉलर ज़्यादा हो रही है इन प्रैक्टिस, वो शो नहीं हो रही कागजों में। हाँ, आप अगर गिलगित में जाएं या इवन चाइना के जो गुआंगजू टाइप जो भी उसका नाम है, पाकिस्तान से जो एडजॉइनिंग एरिया सिंकियांग के सूबे में, तो वहाँ जाएं तो वहाँ आपको हमारे पाकिस्तानी इस तरह नजर आएंगे कि आपको लगा पिशावर में आ गए। हाँ, तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, वो चल रहा है वहाँ पे। तो ये तो मतलब एक है सिक्योरिटी फोर्सेस
तो उसमें नहीं, वो वीज़े से भी गए हुए ना। अब चाइना एक ज़माने में बहुत वीज़े दे रहा था, लेकिन अब चाइना ने हमारे वीज़ों पे बहुत सी ऑब्जर्वेशनें लगाना शुरू कर दी हैं, हमें अंडर ऑब्जर्वेशन लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें अब कम हो रही हैं, अब कम होना शुरू हो गई। इसमें तो उनका फायदा है ना, उनका माल इधर आ रहा है। हाँ, लेकिन अब चाइना का भी नुकसान भी है ना कि उनकी साख खराब हो रही है कंपनीज की, क्योंकि हम यहाँ से डी कैटेगरी का सामान मंगवाते हैं, यहाँ बेच देते हैं, तो लोग कहते हैं हम चाइना का माल ही नहीं लेंगे। तो वो मतलब उनकी जो साख वाली कंपनी है उनका नुकसान हो रहा था, जब यहाँ पे वो थोड़ा सा पैसा दे के एक बल्क में क्वांटिटी ला के बेच देते हैं। तो इसलिए मतलब उन्होंने थोड़ा सा इस पर कंटेन। अब देखें ना, नुमाइशें यहाँ पे लगती हैं, सनती नुमाइशें, तो सारे आपको लगता है कि चाइनीज ही चाइनीज है और है ही कोई नहीं। अभी कॉटन की लगी तो उसमें 90% चाइनीज थे। तो इसलिए मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस लीगलाइज हो जाए और ये लोग बीच में से फड़िए टाइप निकल जाएं, ये जो माल लेके आगे। ये जो प्रॉपर्टियां इतनी हैं, सियासतदानों के नाम तो आ गए और वो पहले से भी बहुत बदनाम हैं जिनके नाम आए हैं, और इस तरह कुछ सरकारी अफसरों के भी आए हैं, कुछ के हम नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन चलें वो तो सबको पता ही है। लेकिन उसमें $12.5 अरब सारा उनका तो नहीं है, मेरा ख्याल है 80-90% तो बिजनेसमैनों का है, उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। वो क्या, उनका क्या इलाज किया जाए? देखिए लिस्ट मेरे पास भी है पूरी, हाँ लिस्ट है, लेकिन उसमें अब ये समझना कि ये सियासतदान है या ये सियासतदान नहीं है, क्योंकि हमने सियासतदानों के जो नाम पढ़े होते हैं वो हो सकता है पूरे नाम, और हो सकता है वो, और हो सकता है उनका कोई हम नाम भी हो, कुछ नाम बड़े कॉमन से होते हैं। तो मैंने पूरे पढ़े हैं, उसमें बहुत से नाम जो हैं वो उसमें नामी ग्रामी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं हैं। अच्छा, मतलब जो हम यहाँ पे अपटमा के हैं या और मगरमच्छ टाइप जिनको हम समझते हैं कि सियासतदान वो बिजनेसमैन बिलियनियर किस्म के लोग हैं, हो सकता है उनकी बेनामी हो। हाँ, तो अब उन्होंने किसके नाम पे, बेगम के नाम पे लिए, बहू के नाम पे लिए, लोग दूसरी तीसरी शादी करके उसको वहाँ घर लेके रख लेते हैं, बच्चों के नाम पे लिए, वो हमें नहीं पता, नौकरों के नाम पे लिए हमें नहीं, जैसे कुल्फी वालों के नाम पे थे या और रेडी वाले बानों के नाम पे थे, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन दही भल्ले वाला है, कोई पापड़ वाला है। मैंने जो नाम पढ़े हैं ना वो मैंने कोई 35-100 के करीब नाम पढ़े हैं, तो 17-18 था, तो उनमें मुझे नामी ग्रामी को समझ में नहीं आया। वो यही है ना, कोई किसी का चपड़ासी है, कोई किसी का क्लर्क है, कोई किसी का खानसामा है, उसका शनाख्ती कार्ड लेके उसके नाम पे ले लिया, उसको थोड़ा सा ईद पे ज्यादा पैसे दे दिए। क्योंकि अनडिक्लेयर्ड प्रॉफिट, हम प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते ना, और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा, अगर ये दुबई में जाने की बजाय अपनी इंडस्ट्री में लग जाए तो शायद हम ज़्यादा, क्योंकि दुबई ने फिर ये भी डिक्लेयर किया कि हम आपको 15, 16, 17% रिटर्न देंगे। दुबई ने जब इश्तिहार देना शुरू किया ना तो एक बड़ा लुक्रेटिव किस्म का था, जैसे हमारे यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ देती हैं, लाहौर के मरकज दिल से 3 किलोमीटर के फासले पे 5 मिनट की ड्राइव पे, वो ड्राइव होती नहीं है, वो असल में फ्लाई होती है नॉटिंघम माइल की, कि जहाज में बैठ के जाओ तो क्रो फ्लाइट जो, तो इस तरह का खते मुस्तकीम में, तो इस तरह मतलब वो कहते हैं कि होगा। तो और फिर ये प्लॉट जो है 5-5, 10-10 लोगों को बेचो। धोखे में आके लोगों ने बाकायदा इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, अब नहीं, इतने भी चूचे नहीं है कि धोखे में आ गए, असल में पैसा ठिकाने लगाना चाहते थे, ब्लैक मनी को। नहीं, ब्लैक मनी को देखें, फिर पाकिस्तान में अब उन्होंने मरना तो दुबई में नहीं है ना, बच्चों के काम आएगा, हवस होती है ना। हाँ, हवस तो होती है, लेकिन फिर जब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट लेते तो प्रॉब्लम पड़ जाती, फिर एक गुलकारा अदाकारा या किसी को लेना पड़ता है कि भाई तू पैसे पाकिस्तान ले जा। हाँ, ये चीज़ें जो है ना, देखें, पैसा और प्रॉपर्टी पे कहते हैं कि वो कभी किसी की नहीं हुई, और जो कब्जा करता है वो उसमें रहता नहीं है। लेकिन लोग करते उसी पे ही है, जमीन में इन्वेस्ट तो रहते नहीं है ना फिर क्योंकि। लेकिन अब ये कि हुकूमत कुछ इनको इंसेंटिव दे के भाई तुम ले आओ, अब तुमसे माजी में गलती हो गई तो अब ले आओ। इसका एक ही इलाज है, पैसा 2 मिनट में आ सकता है। ये दुबई गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करें, बीच में फेटफ को इन्वॉल्व करें कि ये ब्लैक मनी गई है, हाँ, तो इसको जब्त किया जाए, दुबई को कह दो तू जब्त कर ले। अच्छा, बात सुने, जब वो आंदा के लिए तो रुक जाएगा ना, जब वो जब्त करने की तरफ जाएंगे ना तो पैसा एकदम भागेगा वहां से भागेगा। जब इन्होंने मुआहदे करना शुरू किया स्विट्जरलैंड के साथ, आपको याद होगा ना कि 2015, 16, 13 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 7-8 के बाद से बड़ा डिस्कस होता रहा, स्विट्जरलैंड के अकाउंट, यूसुफ रजा गिलानी ने खत ही नहीं लिखा था, नाअहल करार दे दिया गया था। उस वक्त फिर स्विट्जरलैंड में 9-10 अरब डॉलर हमारा था, उसके बाद 1 अरब डॉलर रह गया, 1 अरब डॉलर रह गया 9 में से, जो मतलब ये ग्लोबल टैक्स डिवीजन रिपोर्ट ने लिखा। तो अब अगर हम कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा हो जाए, जो जिनका फायदा हो रहा है, जिस क्लास को, जिस बड़े तबके को,
इस मामले से, दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से, ब्लैक मनी वहाँ पार्क करने से, वो अपने मुफाद के खिलाफ दुबई हुकूमत से क्यों माहिदा करेंगे? ये तो वो नहीं करेगी, हुकूमत वो नहीं करेगी, प्रोपेगेंडा ही हो जाए। हाँ, देखें अवाम का प्रेशर इतना, अवाम का प्रेशर और प्रोपेगेंडा हो जाए और दुबई को ये बावर करा दे कि भाई तू जब्त कर ले। हाँ। अच्छा, जब इस तरह की 4-6 खबरें आएं या सोशल मीडिया पे प्रेशर बनेगा तो ये पैसा ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, जैसे स्विट्जरलैंड से भागा। तो किसी और मुल्क में ले जाएंगे। अच्छा, अब नहीं, किसी और मुल्क में, वहाँ हर जगह चल रहा है ना। देखें, ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, इदारे हैं, ये जो अपना जजायर हैं, ये किन के कंट्रोल में? केमैन आइलैंड, हाँ, कुछ अमेरिका के कंट्रोल में, केमैन हो गया, अपना गोवा शौक क्या क्या, अच्छा इस तरह के सीशेल, कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में, कुछ जो है वो बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके कंट्रोल में है। जर्मनी भी, उसके जो इदारे थे उसके भी पास था बहुत ज़्यादा, जो बाद में एक, ये आलमी सरमायादारी निज़ाम हराम पे तो पलता है। जी हाँ। अब लंदन की प्रॉपर्टी जो है, 1/3 प्रॉपर्टी लंदन की जो एक ख़ास एरिया में इन्वेस्टमेंट है, इवन उसकी जो सोशल सेक्टर है उसमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों का है। हॉस्पिटल्स, वो कहते हैं कि जो इनकी प्रॉपर हॉस्पिटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑफशोर कंपनियों से इन्वेस्टमेंट है। अब ट्रंप साहब जो है वो भी ऑफशोर कंपनियों के जरिए से चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। जो बिलियनियर्स हैं वो भी ऑफशोर में अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो इसको मना नहीं करते, मना इसलिए नहीं करते कि फिर ये इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी और उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। लंदन को पता नहीं है कि कितना पैसा लंदन में ट्रांसमिट हुआ इलीगल जराए से, ब्लैक मनी। तो फेटफ के वो चेयरमैन बने हुए, चेयरमैन मीर अब्बाजी बने हुए हैं उसके। लेकिन वो ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे उनके ऊपर ना गिरफ्त हो सके और वो उससे बचने के पहले से रास्ते निकाल लेते। उन पे हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं है ना। हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये रिपोर्ट्स हैं तो आप भी तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आपने खुद कहा है कि हमारे, देखें अमेरिका ने आज से कोई 5 साल पहले अपने जो अमेरिकी बाहर गए हुए थे उनको उन्होंने एक वार्निंग दी कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स और इनकम जो बाहर जनरेट कर रहे हैं उनका पूरा हमें दें डाटा। अमेरिका जैसे मुल्क को डाटा नहीं मिल रहा। तो अब मतलब ये कि हमारा पैसा जो है यहाँ से मुंतकिल हुआ और बड़े पैमाने पे हुआ, कम से कम 120 अरब डॉलर, यानी पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है लेकिन इसको लूटा बहुत गया। तो फिर इस बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पे फिर मज़ीद बात हो सकता ना करें, ना करें, खतरनाक भी तो अच्छा चले, हाँ खतरनाक तो है, ये तो कोई बात ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आज के शो का टाइम ख़त्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।